बच्चों आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और इसमें जो मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया हुआ है वो है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत सी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं और रिकवर भी कर लिया। आज जो मेरे पास आपको क्वेश्चन है समझाने का, उससे पहले मैं कल की थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा। कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन मेटल्स में मेटालिक करेक्टर डिस्कस किया जाए तो इनका जो मेटालिक करेक्टर है एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत मेटालिक होते हैं, व्हाट आर मेटल्स बेटा, जो एकदम से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लें। और पी ब्लॉक क्योंकि नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करते। बेटा आपके एस और पी के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं तो इनका मेटालिक करेक्टर एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा कम होता है और पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा। और फिर मैग्नेटिक बिहेवियर मैंने बताया था कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी मैग्नेटिक पावर होगी। तो आज मेरे पास क्वेश्चन है, कोबाल्ट 2 इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड इट इज़ ईजिली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कोबाल्ट 2 प्लस आयन जो होता है वो स्टेबल होता है एक्वस सोल्यूशन में, पानी में। पर अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लाइगेंड एकदम आ जाए तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी एकदम से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऐसा क्यों? आइए हम इसको समझें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और वीक लाइगेंड के बीच में एक, क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोगों ने करना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, तो फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड एक्चुअल में होता क्या। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी लाइगेंड जो कार्बन या नाइट्रोजन एटम से स्टार्ट होता है ना, उसको हम स्ट्रॉन्ग लाइगेंड बोलते हैं। जैसे CN हो गया, CO हो गया, NH3 हो गया। तो बेटा ये लाइगेंड जैसे ही आते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं। आइए दिखाएं कैसे। देखो बेटा, कॉपर की बात चल रही है ना, कोबाल्ट की। सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखो जी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 27 है। 3d7 4s2। अब इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 3d7 4s0। ये आ गई हमारी कोबाल्ट 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब डी ऑर्बिटल को प्लेस करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बेटा जैसे ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आएगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के आते ही सभी इलेक्ट्रॉन ने पेयर हो जाना है। आइए पेयर कर लेते हैं फिर 3d7 को। 3d7 को जैसे ही आप पेयर करोगे, 4s एज इट इज लिख देना, तो बनेगा 1 2 3 4 5 6 और ये रहा अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब बड़े ध्यान से देखो, ये हमारी कोबाल्ट 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में। अदरवाइज कैसे होता है, सिंगली डबली, पर जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आया सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल साइनाइड ले लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। अब जैसे ही इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना बेटा, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण लाइगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए। उस खाली ऑर्बिटल के लिए एकदम 3d7 3d6 में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, -1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3d बन जाएगा बेटा 1 2 3 4 5, 4s एज इट इज रहेगा, 1 2 2 3 4 5 6। देख रहे हो? तो यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया जी ये अपना +3 में। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया कि कोबाल्ट +2 स्टेट में रहता है नॉर्मली। +2 स्टेट में 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 3d7 रहती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट
अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आएगा तो पेयरिंग हो जाती है, जिसके कारण कोबाल्ट अपना एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है ताकि वो मोर स्टेबल कोबाल्ट 3+ में कन्वर्ट हो जाए। कोबाल्ट 3+ मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं और 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ पे लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे। सो इस रीज़न से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के करके, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आने के कारण कोबाल्ट 2+ हमेशा कोबाल्ट 3+ में जाना चाहता है, क्योंकि जब वो 3+ में जाता है तो उसके पास जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो भी निकल जाता है। सो बॉन्डिंग बहुत इजीली हो जाती है। अब समझ आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? ये एज इट इज़ मैं आपको भेजूंगा और ऊपर मेंशन कर देते हैं वाई कोबाल्ट 2+ इज स्टेबल in aqueous solution but in the presence of strong ligand, strong field ligand, it changes to cobalt 3+। एज इट इज़ मैं आपको आंसर भेजूंगा। सो ये एक्सप्लेनेशन आप अपनी कॉपी में उतार लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो सिल्वर हैलाइड होते हैं, क्या कह रहा है कि जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं फोटोग्राफी में जो यूज़ होते हैं, उनका क्या रोल होता है फोटोग्राफी में? देखो बेटा, सिल्वर हैलाइड यानी सिल्वर के साथ कोई भी हैलोजन का आइटम, तो सिल्वर ब्रोमाइड ज़्यादातर यूज़ होता है इसमें फोटोग्राफी में। जब लाइट का एक्शन होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज का मतलब ब्रेक होता है और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी जब सिल्वर ब्रोमाइड की डीकम्पोजिशन होती है, स्टार्ट होती है, ब्रेक होना शुरू होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है। इल्यूमिनेशन का मतलब बेटा लाइट होती है, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होती है, जिसके करके फोटोग्राफी फिल्म को प्रोसेस आउट होने में कम टाइम लगता है। तो यानी कितने सिल्वर एटम रिलीज होंगे, बनेंगे, कितने सिल्वर एटम बनेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी क्वांटिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। सो जितना सरफेस के ऊपर लाइट पड़ेगी उतने सिल्वर एटम रिलीज करेगा सिल्वर हैलाइड, और यही सिल्वर जो एटम होंगे ये आपका फिल्म से जो आपका होता है वो नेगेटिव से फ़ोटो बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि नेगेटिव से ही तो बेटा वाइट पेपर के ऊपर फ़ोटो इम्पार्ट होती है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का बहुत बड़ा रोल है। सिल्वर ब्रोमाइड धीरे धीरे क्या करता है, डिकम्पोज होता है, और जब वो डिकम्पोज होता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इस लाइट की मदद ली जाती है फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया, कहता है कि जी एक्टिनॉइड्स में लेंथेनॉइड से भी ज़्यादा, एक्टिनॉइड्स में लेंथेनॉइड से भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। ऐसा क्यों? आपको याद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने जस्ट होल्ड ऑन, ट्रांजिशन एलिमेंट की जब मैंने बात करी थी तो मैंने बताया था 3D और 4s की इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। तो इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, सो 3D और 4s की एनर्जी सेम होती है ट्रांजिशन मेटल्स में। ठीक है, सो इस करके ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स वहाँ पे पॉसिबल थी। अब एक्टिनॉइड्स में क्या है बेटा, 5D, फिर उसके बाद हो गया हमारा 5D 5F 6D and 7S, 5D 6D and 7S in case of actinoids। एक्टिनॉइड्स के केस में F की, D की और S की,
इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत सेम हो जाती है, कम हो जाती है, कंपैरेटिवली सेम होती है। इस करके ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है। सपोज हमारे पास 5f2 है, 6d1 है, 7s हमारे पास 2 है, तो कितनी ऑक्सीडेशन मिलेंगी? 2, 2, 4 और 1, 5। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के समय तीनों ऑर्बिटल यूज़ होते हैं। 5f भी यूज़ होता है, 6d भी यूज़ होता है, 7s भी यूज़ होता है। इस करके एक्टिनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ, डी और एस की एनर्जी सेम हो जाती हैं, और इन एनर्जीज़ के सेम होने से किसी भी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। आइए पढ़ लें। देखिए, ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5f, 6d, 7s ऑर्बिटल्स इन एक्टिनॉइड्स, देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एक्टिनॉइड्स देन इन लैंथेनॉइड। सो एक्टिनॉइड्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है लैंथेनॉइड से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी गैप हो जाता है इन ऑर्बिटल्स के बीच में। पर एक्टिनॉइड के केस में f ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल, 6d ऑर्बिटल, 5f, 6d, 7s, इन तीनों की एनर्जी सेम हो जाती है, जिसके करके हमारे पास वेरिएबल लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवेलेबल हो जाती हैं। फिर आगे बेटा आपको कुछ रिएक्शंस करके दिखाना है, ये तो आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं, ठीक है, ये आप कर लोगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, और फिर कुछ बातें पूछी गई हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट पहले हम बात कर लेते हैं होते क्या। ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, जिनके पास डी ऑर्बिटल भरा जाता है 1 to 9। और एक बात इसमें पक्की है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे उन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेटा जो डी ऑर्बिटल होगा वो पार्शली फिल्ड होगा। डी ऑर्बिटल का पार्शली फिल्ड होने का मतलब क्या होता है? डी ऑर्बिटल का पार्शली फिल्ड होने का मतलब होता है कि डी ऑर्बिटल के पास कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनके डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि जी जिरकोनियम 4 पॉजिटिव और हैफनियम 4 पॉजिटिव का साइज नियरली सेम क्यों? तो इस चैप्टर में ना बेटा बहुत से फंडे भी मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक और क्लियर करता हूँ फंडा। एक तो मैंने आपको बता दिया था, अगर आपसे पूछा जाए कि भी ये कलर्ड क्यों है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो आपने सिंपल लिख देना उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आज का जो स्किल आपको मैं आपको एक बहुत बड़ी पॉइंट सिखा रहा हूँ, लॉजिक सिखा रहा हूँ, इसको कभी नहीं भूलना। अगर आपको लिखा हो कि जी इस और इस एलिमेंट का साइज सेम आ रहा है, क्यों? जब भी आपको साइज सेम वाली बात हो ना तो बेटा लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन ही होती है, क्योंकि जिरकोनियम और हैफनियम में लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होती है। इस करके जिरकोनियम और हैफनियम का साइज सेम हो जाता है। जहाँ पे जिरकोनियम में 4d बढ़ता है वहाँ पे हैफनियम में 5d बढ़ता है, तो इनमें बहुत गैप होना चाहिए साइज़ में। पर ये बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, पर गैप क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जी लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन आ जाती है, जिसके करके जिरकोनियम और हैफनियम का साइज़ क्वाइट सेम हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार कर लिया कि मैंगनीज के बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि मैंगनीज बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ये भी मैंने आपको करके दिखाया हुआ है कि जी मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d5 4s2। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s2 है तो ये अपने डी और एस दोनों, मैंने बताया था दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन एस के यूज़ किए हैं डी के भी कर सकता है, तो +7 तक ये जा सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपको +2 भी दिखा देगा, +3 भी दिखा देगा, +4 भी दिखा देगा, 5 भी दिखा देगा, 6 और 7 सारी। +7 में क्या होगा? D0 और S0 हो जाएगा।
पाँचों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे 3D के और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे 4s के। फिर आगे क्वेश्चन है जी, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में, ऐसा क्यों? देखो जी, एसिडिक मीडियम में KMnO4 कितने मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है? 3। और अल्कलाइन मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है एसिडिक में? 5। और अल्कलाइन में कितने यूज़ कर रहा है? 3। तो क्योंकि एसिडिक मीडियम में KMnO4 को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने वाला, क्योंकि KMnO4 में इलेक्ट्रॉन को एसिडिक मीडियम में इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस करके ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और आपको तो पता ही है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो होता है। तो क्योंकि एसिडिक मीडियम में MnO4 मॉलिक्यूल आयन को लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए और इस करके जो KMnO4 है वो क्या बन जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, एकदम इलेक्ट्रॉन गेन करता है ताकि वो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। समझ आ गया क्यों ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फिर आ गया जी, कहता है जी सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इधर, ये देखो बेटा, C और O याद रखना। अगर आप C और छोटा O डाल दोगे तो वो बन जाएगा कोबाल्ट। अगर C और O बराबर है तो ये बन गया कार्बोनाइल। एक्चुअल में क्या होता है, कार्बोनाइल के पास लोन पेयर भी होते हैं, खाली d ऑर्बिटल भी होते हैं। तो जब भी ये ट्रांजिशन मेटल, जैसे निकल का, मैं आपको निकल कार्बोनाइल दिखाता हूँ। निकल कार्बोनाइल का फॉर्मूला होता है CO4 फॉर एग्जांपल। सो इसकी अगर हम शेप बनाएंगे तो ये टेट्राहेड्रल बन जाएगी, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, टेट्राहेड्रल। सो यहाँ पे ना बेटा एक बड़ी यूनिक बात होती है। यहाँ पे यूनिक बात ये होती है कि अगर कार्बोनाइल ने मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने हैं ना, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल मेटल का भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल को दे देता। तो यहाँ पे p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है। देखें जरा, सपोज निकल का 3d ऑर्बिटल यहाँ है, ये निकल का, और कार्बोनाइल के पास भी हमारे पास d ऑर्बिटल है, वो यहाँ बना देते हैं। ठीक है। सो अगर ये रहा इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर जैसे जिसने दोनों के दोनों, अगर ये डेटिव बॉन्ड बनाता है निकल के एटम के साथ, सो कार्बोनाइल कार्बोनाइल कंपाउंड एज यूजुअल लाइगेंड की तरह अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इकट्ठे मेटल को। सो अगर मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं कहीं पे, तो वो इलेक्ट्रॉन वो दे देगा इसको, कार्बोनाइल ग्रुप को। तो देख रहे हो कि डी और डी के बीच में क्या बन रहा बॉन्ड, इसको बोलते हैं बेटा डी पाई बॉन्ड। सो डी पाई बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। अगर यूजली तो बेटा लाइगेंड ही लोन पेयर देता है मेटल को, अगर तो लाइगेंड मेटल को लोन पेयर दे और मेटल इन एक्सचेंज में उस अपने ही डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उसके खाली डी ऑर्बिटल में भेज दे, तो बनते हैं मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड। और डी पाई बॉन्ड को मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। आप समझ आ गया? तो इस रीजन से सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट ही हैं जो कार्बोनाइल लाइगेंड के साथ का बना सकते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बना सकते हैं, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड जब भी बनता है मेटल टू लाइगेंड लोन पेयर जाता है और लाइगेंड टू मेटल भी लोन पेयर जाता है। और इस प्रोसीजर को करने के लिए सिर्फ जो पॉसिबिलिटी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के पास ही है। इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन टू फॉर्म कार्बोनाइल्स। तो बच्चों ये मेरा लॉजिक था, लेक्चर था आज का, आपको समझ आ गया होगा। सो जल्दी मैं आज गूगल मीट ऐप कराऊंगा। एक्चुअली हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा था, आई वॉज वेरी बिजी। सो अब फ्री हो गया हूँ, तो आज दोपहर में या रात को मेरी एक गूगल मीट क्लास होगी।
तो उसमें आप सब मेरे साथ हिस्सा लेना। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी डिफ़िकल्टी है, आई एम देयर टू सॉल्व इट। सो आज का काम बहुत अच्छे से सुनना, समझने वाला लेक्चर है। अगर एक बार ना हो, 2 बार लेक्चर देखो। आप फ्री हो घर पे, 2 बार लेक्चर समझो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो मेरे से आप गूगल मीट ऐप में पूछ सकते हो। तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट।